नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर। आपने मेरी जमहूरियत का खाना खराब किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 9वीं बरसी पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसा था। जलसे से खिताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। पीपल्स पार्टी ने यह कहा था कि इस जलसे की तकारीर में एक सरप्राइज़ जो है वो दिया जाएगा और साथ साथ लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी कब शुरू कर रही है वो भी बताया जाएगा। तो क्या सरप्राइज़ ये था आज के जलसे में कि बिलावल भुट्टो साहब सिंध की सीट से बाय इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आएंगे? नहीं, क्योंकि इसका पहले ही ऐलान हो चुका था। क्या सरप्राइज ये था कि लॉन्ग मार्च यानी कि सड़कों पे निकलने का वक्त आ गया है? तो इसका जवाब भी नफी में होगा, क्योंकि ये तो कह दिया गया है कि लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां मुकम्मल करें, लेकिन ये डेडलाइन नहीं दी है कि कब पीपल्स पार्टी कौन सी तारीख को जलसे पे लॉन्ग मार्च पे निकलेगी या अपने जलसों का आगाज करेगी। जो सरप्राइज था आज के इस जलसे में वो ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बाय इलेक्शन लड़ेंगे, नवाब शाह से लड़ेंगे, अपनी बहन की सीट पर लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, यानी कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसका हिस्सा बनेंगे। शायद ये वो ऐलान था जिसका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी आज कहा जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है पार्लियामेंट में, ताकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एक टफ टाइम दे सके। और इसके अलावा जब जरदारी साहब और बिलावल साहब होंगे पार्लियामेंट में तो शायद उनका वजन, पीपल्स पार्टी का जो वजन है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त वहां पे इमरान खान साहब है जो कि ऐसा लगता है कि ओवरशैडो कर देते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब को। तो लगता है कि ये स्ट्रेटजी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के आने पीपल्स पार्टी को और खासतौर पर बिलावल को नुकसान होगा या फायदा होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ऐसा लगता है कि जरदारी साहब के पार्लियामेंट में होने से पीछे चले जाएंगे। कई मरतबा बिलावल भुट्टो साहब को लॉन्च किया गया और ये कहा गया है कि ये पार्टी का फेस होंगे, पार्टी के फैसले अब ये करेंगे, पार्टी ये चलाएंगे, और हमने देखा भी है कुछ फैसले किए भी गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में उसको तब्दील किया, सिंध में कायम अली शाह साहब को हटाकर मुराद अली शाह साहब के सूरत में एक नया सीएम लगाया गया और कहा कि गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, एक नया फ्रेश लुक देंगे पीपल्स पार्टी को। लेकिन ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें पीछे चली जाएंगी। 2007 में पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब ने जब मोहतरमा की शहादत के बाद ये बिल पढ़ी तो उसमें उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो होंगे, आइंदा आने वाले सालों में पार्टी को वो लीड करेंगे। बिलावल जरदारी की जगह पे ऐसा कोई शख्स नहीं था जो कि पीपल्स पार्टी को और फेडरेशन को साथ रख सके। बिलावल ने खुद सद और मेरे बच्चों ने खुद सद अपना नाम बदलने का आज फैसला किया है। उसके बाद 5 साल तक बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर नहीं आए, लेकिन 2012 में जब आसिफ अली जरदारी साहब खिताब कर रहे थे तो वहां पर बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे। इलेक्शन से पहले बिलावल साहब को पहली मरतबा जो है किसी सियासी जलसे पे बुलाया गया और उस वक्त जरदारी साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। बेनजीर भुट्टो हमारा बेटा, आपका वर्कर आपके दरमियान है। गढ़ी खुदा बख्श में यह भी जलसा हुआ था 27/12/2012 को, जब बिलावल पहली मरतबा किसी सियासी इवेंट पे नजर आए और उसके बाद 2014 में एक मरतबा फिर ऑफिशियली बिलावल भुट्टो साहब को लॉन्च किया गया। बिलावल भुट्टो ने खुद कराची में एक तकरीर की उस लॉन्च के दौरान, सुनिए क्या कह रहे थे बिलावल साहब। जिहाद करोगे, करेंगे, लड़ोगे, लड़ेंगे, मरोगे, मरेंगे, जिहाद करोगे, ईमान से करोगे, करेंगे, खुदा की कसम करोगे, करेंगे। ये लॉन्च हुआ, इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात की थी, कहा था कि अपने नामालूम अफराद को संभालें। उसके बाद फिर वो जो है गायब हो गए, कुछ अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे। उस वक्त जरदारी साहब ने यह भी कहा कि मजीद मैच्योर होने की जरूरत है बिलावल भुट्टो को पॉलिटिक्स में। लेकिन 2015 में जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद जिला वतन हुए, उससे पहले एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो को लॉन्च किया और कहा कि ये आइंदा पीपल्स पार्टी की क़यादत संभालेंगे। वक्त आ गया है कि हम सियासत की और पार्टी की कमान जो है वो यंगर जनरेशन के हाथ में डालें।
2015 में एक दफा फिर लॉन्च हुए। बताने का मकसद ये कि बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लॉन्च किया गया है और आखिर में आज फैसला ये हुआ है कि बिलावल तो पार्लियामेंट में जाएंगे लेकिन आसिफ अली जरदारी भी पार्लियामेंट में जाएंगे, यानी कि आसिफ अली जरदारी पीछे बैठ के सिर्फ मशवरे नहीं दे रहे होंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। और जब वो पार्टी के मामलात में और पार्लिमानी मामलात में एक्टिव होंगे तो कितनी स्पेस बिलावल भुट्टो को मिलेगी फैसले करने में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वालिद साहब सामने होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, तो स्पेस कम ही होगी ऐसा लगता है। हमने इस आमद से पहले आसिफ अली जरदारी साहब कराची वापस आए हैं, उससे पहले हमने उनके लीडर से भी पूछा था कि ड्राइविंग सीट पे कौन होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग हमें बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए कि ड्राइविंग सीट पे फ्रंट पर बिलावल भुट्टो ही होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ जाएंगे तो ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा होगा, जरदारी साहब बैठेंगे या बिलावल साहब बैठेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन हैं और ये बात जरदारी साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कई जगहों पर। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिलावल लीडर है, फैसले उन्होंने करने हैं, लेकिन जरदारी साहब सीनियर रहनुमा हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक दानिश है, शऊर है उनका एक, तो उनसे भी पीपल्स पार्टी मुस्तफीद जरूर होगी। ड्राइविंग सीट पे फेस कौन होगा पीपल्स पार्टी का? पहले चेयरमैन, फिर को चेयरमैन, और ये सारे पहले ही था। कोई नई बात तो नहीं हो रही कि जी अब आके सवाल उठेगा कि ड्राइविंग सीट पे कौन होगा। चेयरमैन तो चेयरमैन होता है। आसिफ अली जरदारी साहब का आना, पार्टी को लीड करना, ये पीपल्स पार्टी के फायदे में होगा या पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा इससे? पीपल्स पार्टी में नया तंजीमी ढांचा बनाया जा रहा है, नई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, इनको लीड और इनकी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही करेंगे। आसिफ साहब सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के, तो उनका मशवरा भी रहेगा, पर ड्राइविंग सीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस वक्त आप कोशिश कर ड्राइविंग सीट पर आसिफ अली जरदारी नहीं बिलावल भुट्टो ही होंगे। तो आज का जो फैसला है पीपल्स पार्टी के लिए कैसा होगा, बिलावल भुट्टो के लिए कैसा होगा, ऑपोजिशन पीटीआई के लिए कैसा होगा और हुकूमत कितने खतरे में पड़ जाएगी जरदारी साहब के आने से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद साहब आपका भी शुक्रिया। और नोडेरो से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप बता दें, क्योंकि आप खुद रह भी चुके हैं पीपल्स पार्टी में, आप बिलावल के साथ उस वक्त थे जब बिलावल को लॉन्च किया गया था, कैसा समझते हैं आप इस फैसले को पीपल्स पार्टी के बिलावल के साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे और पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे? देखें, जरदारी साहब कोई एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ना ही वो कोई पार्लियामान में जाएंगे, ना ही कोई इंटरेस्टेड है। इस मौके के ऊपर जरदारी साहब जो आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो अगली निगरान हुकूमत बने पाकिस्तान के, जो आइन में 18वीं तरमीम के ज़रिए वो ये है कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल के अगली हुकूमत बनाते हैं। ये जो सारे 85 के लोग हैं, 88 के लोग हैं, ये वही कंस्पिरेसी थ्योरीज ड्राइंग रूम्स के ऊपर बिलीव करते हैं। और अब जरदारी साहब का ये मानना है और ये सोच है कि वो असम्बली में जाएं, और चूँकि खुर्शीद शाह साहब के ऊपर एतबार नहीं है, किसी के ऊपर भी एतबार नहीं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी पर किसी पर एतबार नहीं, उसी तरह पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब को अपने अलावा किसी पर एतबार नहीं। वो ख़ुद जाके अगली हुकूमत की जो गुफ्तो शनीद है, जो लेन देन है, वो ख़ुद करना चाहते हैं। और ये वाहिद मौका होगा जब आपको जरदारी साहब पार्लियामेंट में एक्टिव नज़र आएंगे। उसके अलावा जरदारी साहब का कोई ना पॉलिटिक्स में किरदार है, ना ही उनका पार्लियामान में किरदार है। और जब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स करेंगे, तो वो बिल्कुल सही बात है कि बिलावल भुट्टो ही अवामी पॉलिटिक्स जो है जिनसे जुलूसों की, कह रहे हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा है जरदारी साहब का, वो ये है कि निगरान हुकूमत बननी है, उस सेटअप के लिए वो जाएंगे, क्योंकि अगर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे तो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के काम करेंगे। मुझे ये बताएं, अगर खुर्शीद शाह हो उनकी जगह पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या बिलावल भुट्टो हो, तो भी फैसले तो जरदारी साहब के ही माने जाएंगे ना। इससे पहले वाले सेटअप में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सर, मैं आपको बताता हूं ना, गिलानी साहब जब लीडर थे तो क्या वो ये पूछते नहीं थे कि किसको लगाना है निगरान सेटअप में, अपने आप फैसले कर लेते थे गिलानी साहब या राजा परवेज अशरफ साहब? बस नहीं होती ना पोजीशन, इतना एतबार नहीं होता। बाद में आपको पता है गिलानी साहब के साथ भी फिर क्या हुआ बाद में, वो भी तो सबके सामने ही है ना। इस तरह होता नहीं है। जब ताकत वो इख्तियार है, जो काम वो खुद करना चाहते हैं, इस मामले को वो बहुत अहम गिरदानते हैं। और ये ही एक 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर जरदारी साहब वो जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की जो सियासत है उसको तो बहुत नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी कहाँ
चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर थी, चाहे एक नेशनल पार्टी थी, एक प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी थी, वो पहले सूबे में गई और अब तो सिर्फ सखर और खैरपुर और नवाबशाह की पार्टी बन गई है, सूबे में भी नहीं रहेगी, सब रीजनल पार्टी बन गई है। बहुत ही एक अफसोसनाक सियासत जो है वो उसकी बुनियाद रखी है उन्होंने। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या PMLN ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज ये ऐलान होगा, जरदारी साहब भी पार्लियामेंट में आएंगे बाई इलेक्शन लड़के, और अब जब ये फैसला हो गया है तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो फाद साहब ने 2 बातें की हैं, मैं उसके हवाले से ये बात करूंगा कि अपनी पार्टी के हवाले से तो आपको राय देने का पूरा हक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को यह हक नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के लीडर के बारे में ये कहे कि जैसे कि उनको अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं है। कि ये बहुत मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब तो पार्लियामेंट्री मीटिंग ही नहीं बुलाते, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाते। छोड़े ना, ये हमारा मामला है, हम बुलाते हैं नहीं बुलाते। नवाज शरीफ साहब को जितना एतबार है अपनी पार्टी पे वो तो खैर एक सबके सामने है। देखें, इमरान खान साहब को, अगर फवाद साहब आप मेरे भाई हैं, अगर आप पे इमरान खान साहब एतमाद नहीं करते, आपने 4 जमातें बदली हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि नवाज शरीफ साहब भी अपनी पार्टी के यहाँ तो रोज कंसल्टेटिव मीटिंग होती है, यहाँ पे तो रोज बात होती है। अपना मुकाबला उन लोगों से मत करें जो ट्रू पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। इमरान खान साहब का तो यहाँ पे तो रोज पार्टी की मीटिंग होती है, रोज पार्टी से कंसल्टेशन होती है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून में रवाज नहीं है। आप तो पार्टी की वफादारी है ही नहीं, आप तो पर्सनल नवाज शरीफ साहब की नौकरी कर रहे हैं, वो चल रही है आपकी। फवाद साहब जरा मुकम्मल करने दें, डॉक्टर साहब से जो मैंने सवाल किया उसका जवाब ले लेने दें। इतनी वफादारी तो है ना, एक जगह नौकरी कर रहा हूँ, 4 जगह नहीं कर रहा, 4 जगह नहीं की मैंने, एक जगह कर रहा हूँ। तो तारिक फजल साहब, ये वज़ारत अगर 6 महीने और लेट हो जाती तो आपको पता चल जाता कितनी नौकरी है। जरदारी साहब के हवाले से आपने बात की है अगर, तो वो मैं ये कहूँगा जी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, वो तो मुझे पता है, दोनों आप एक ही हैं, दुख एक ही है। वो बड़े एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और वो इस वक्त मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, सबसे पहले उनके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की कौम बाहैसियत पाकिस्तानी जिन मसाइल से दो चार है, और वो कोई एक सूबा नहीं, पाकिस्तान के चारों सूबों ये मसाइल मौजूद हैं। जरदारी साहब अगर विजनरी लीडर हैं तो वो यकीनन उन मसाइल करते और कौम को कोई विजन देते, कोई रास्ता बताते, कोई मुस्तकबिल का प्लान बताते, या ये बताते कि हमने 2013 में आपसे ये वादे किए थे, इतने हम पूरे कर चुके हैं, इतने रह गए हैं। लेकिन आते साथ ही आप जनाब ये कहें जनाब ये मुग़ल बादशाह है, हम ये कर देंगे, हम पार्लियामेंट में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। हम उनके इस फैसले की बिल्कुल तायद भी करते हैं और इस फैसले को हम खुश आइंद समझते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान अगर आगे बढ़ सकता है तो उसका एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान में पार्लियामान मजबूत हो, पाकिस्तान में फैसले पार्लियामेंट के अंदर हों। ये बाकी जो सारा कुछ तमाशा लगाया जाता है, ये ना तो कोई जमहूरी है और ना इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ है। और मैं एक और आखिरी बात आपको शहजाद कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो ये समझती हैं कि ये सारे खेल तमाशे करके, मीडिया के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मरूब करके, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़िंदा रह के और दूसरी जमातों के ऊपर इल्ज़ामात लगा के इलेक्शन 2018 में वो कौम को अपनी तरफ को मुतवज्जो कर लेंगे, तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। बहरहाल ये उनकी खुशफहमी है, हम इसके ऊपर खुश हैं कि अगर वो यही तर्ज सियासत 2018 तक रखेंगे तो हमारे लिए ये बड़ी फ़ायदे की बात है। मैं शैला रज़ा साहिबा से ज़रा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी तकरीर में आज पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई कंटेंट नहीं था, ये बड़ी अफसोस की बात है। शैला रज़ा साहिबा, पहले तो ये बता दें, ये जो फैसला है कि जरदारी साहब भी इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में जाएंगे, ये क्यों किया गया? ये तो पहले डिसाइड था कि बिलावल साहब जाएंगे, बिलावल साहब लीड करेंगे और मुशावरती रोल जो है वो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पार्लियामेंट में जाके एक एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जी, मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया, ये नहीं मालूम कि मुझसे पहले कौन साहब बोल रहे थे, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब बात कर चुके हैं जी पहले। हाँ, कि आप अपना फ़ायदा कह रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे की बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि जरदारी साहब ने क्या बात नहीं की, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गैस का माहिदा ईरान से किया था? क्या उन्होंने इस पे बात नहीं की अपनी पहली स्पीच में भी कि सी पैक जो है वो सिर्फ ठेके और सड़क बनाने का नाम नहीं है? क्या उन्होंने खारजा पॉलिसी पे बात नहीं की कि आप जो हैं वो हुकूमत जो है उसका रवैया मोदी की तरफ क्या है, जबकि कश्मीर के लोग अपने आप को परचम पाकिस्तान का सामने रख के जान दे रहे हैं?
तो जहाँ तक पार्लियामेंट में आने की बात है, ये हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि नवाज शरीफ साहब जिनकी 5% जो है वो अटेंडेंस है और उसके बाद थोड़ी सी किसी और की भी है, तो हम उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि जमहूरियत की रूह जो है वो पार्लियामेंट है और हम पार्लियामेंट को उज़ूए मुअत्तल नहीं होने देंगे। अगर नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो जो है मंसूबे बनाएं और उनके कमीशन अपने खड़े करें और बाहर शैला रजा साहिबा, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है? बिलावल भुट्टो साहब को कई मरतबा लॉन्च किया जा चुका है, अब जब उन्होंने पार्टी को संभाला है तो जरदारी साहब कह रहे हैं मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। ये कैसे मुमकिन है कि अगर बिलावल साहब के साथ जरदारी साहब असेंबली में मौजूद होंगे तो बिलावल साहब को स्पेस मिलेगी काम करने की? मीटिंग में अगर दोनों बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वालिद साहब की सुनी जाएगी, बेटा तो नहीं बोलेगा। आप शायद ये समझ रहे हैं, आप खुद कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं, मुझे तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी कंफ्यूज लग रही है इस वक्त। बिलावल साहब को 4 मरतबा लॉन्च करना, फिर आखिर में जरदारी साहब को ये कहना कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अपनी राय अगर अपनी राय में अगर आप मुझे शामिल कर लें और मेरी राय जाने दें आवाम तक, वो ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये क्या कर रही है। बात ये है कि ये हमारा डिसीजन है कि पार्लियामेंट को हम स्ट्रांगली आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हर सूबे तक जाएंगे और लोगों की राय हमवार करेंगे कि आप बाहर निकलें और उनके मसाइल को लेकर चलेंगे। और अगर वो पार्लियामेंट में भी जाएं और दोनों काम करें तो एक साथ नहीं हो सकता, तो इसलिए ज़रूरी है कि जरदारी साहब पार्लियामेंट में भी हों और बिलावल साहब पार्लियामेंट। अभी फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जरदारी साहब का पार्लियामेंट में आने का, वो ये है कि जो निगरान सेटअप बनेगा इलेक्शन से पहले उसमें वो किसी और को भरोसा नहीं करते, चाहे वो खुर्शीद शाह साहब क्यों ना हो, इसलिए वो आ रहे हैं ताकि खुद नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के जो है डिसाइड करें कि निगरान सेटअप कौन होगा अगला। देखिए, हम ऑपोजिशन हैं और 18वीं तरमीम के हिसाब से 50% जो है वो हमारी राय का होना ज़रूरी है। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि उनकी अददी नंबर इतना नहीं है कि वो उनका आईनी तौर पे वो उनको मिलता, तो अब वो कुछ भी क़यास आराइयाँ करें, मुझे तो इससे मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि हम स्ट्रॉन्गली पार्लियामेंट में और स्ट्रॉन्गली आउटसाइड द पार्लियामेंट हम पॉलिटिक्स करेंगे इंशाल्लाह, और जो हमने लाहे अमल दिया है उसमें हम जो है तमाम सूबों में जाएंगे चेयरमैन और लोगों को कन्विंस करेंगे। आप कह रही हैं कि बिलावल साहब क्योंकि सड़कों पे मसरूफ होंगे, अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, इसलिए जरदारी साहब उस वक्त पार्लियामेंट में स्पेस फिल करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सड़कों पे निकलेंगे कब? आज अवाम इंतजार कर रही थी कोई डेट अनाउंस होगी, लेकिन फिर ये कह दिया तैयारी करो, डेट बाद में बताएंगे। सीसी से पूछ के इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। देखिए, वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार कहा था कि 4 मुतालबात अगर पूरे नहीं किए तो 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। आज लॉन्ग मार्च का ऐलान तो नहीं किया, यानी कि डेट तो नहीं अनाउंस की, सिर्फ ये कह दिया कि हम तैयारी जो है लॉन्ग मार्च की जरूर करेंगे। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, सुनिए जरा। आप एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। बिलावल भुट्टो मैदान में आ गया है। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 डिमांड्स मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा, तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं आ रहा हूं हर सूबे में, शहर शहर, गांव गांव, बस्ती बस्ती गासबों का कब्जा खत्म करने के लिए, तख्ते जाति उमरा की बादशाह खत्म करने के लिए। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। जी, तो फिर ये जरूर ऐलान किया है बिलावल साहब ने कि तैयारी कर ले लॉन्ग मार्च की। फवाद चौधरी साहब, आपको लगता है कि इस पनामा के इशू पे और जो दूसरे मुतालबात है उस पे वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकल के एहतजाज करेगी हुकूमत के खिलाफ? करना तो चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो पनामा पेपर्स का मसला है वो सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, वो पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक की जो एविडेंस सामने आई है
कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी इमीडिएट फैमिली ने जिस तरीके से $300 मिलियन से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिर्फ लंदन की प्रॉपर्टीज़ से सामने आ रही हैं, तो जाहिर है कि बहुत बड़ी रकम है जो मंसूब है इस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी फ़र्स्ट फैमिली से। और ये पैसे इमरान खान के, PTI के, आपके, मेरे नहीं हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान के पैसे हैं। निकलना चाहिए वो अलग बात है, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे सड़कों पर? देखिए, ये फैसला तो पीपल्स पार्टी ने करना है। जो आपका तासुर है, हमें भी यही लगता है कि एक हफ़्ता पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब और हमारी जो स्पेशली पंजाब के दोस्त हैं, वो एक हफ़्ता फैसला करते हैं कि हम अपोजिशन करेंगे, फिर उसके बाद 2 हफ्ते वो हुकूमत के साथ मुफाहमत कर लेते हैं, फिर एक हफ़्ता अपोजिशन करते हैं, फिर 2 हफ्ते चले जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि उन्होंने आखिर साइड कौन सी लेनी है। अभी जिस तरह से तासुर अभी आया है, पीपल्स पार्टी यूँ नहीं लग रहा कि वो इस मामले में यकसू है, वो कंफ्यूज्ड लग रही है। और जितनी जल्दी पीपल्स पार्टी अपोजिशन की सफ़ों में आ जाए, उतनी ही जल्दी पीपल्स पार्टी के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। बहरहाल फैसला तो पीपल्स पार्टी ने करना है। तारिक फजल चौधरी साहब, क्या हुकूमत के लिए यह खतरे की घंटी है कि आज बिलावल साहब ने कह दिया लॉन्ग मार्च की तैयारी करो, जैसे शैला साहब फरमा रही है, बिलावल सड़कों पे होंगे, जरदारी साहब पार्लियामेंट में होंगे, ये स्ट्रेटजी है इनकी? देखिए, हमारे लिए खतरे की अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई घंटी नहीं है। इससे पहले कई दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं, हमने फेस की हैं। हुकूमत का काम होता है कि अपोजिशन को फेस करना। अपोजिशन का अपने अपोजिशन का क्या तरीका अख्तियार करती है, जो भी अपनी हिकमत अमली बनाती है, वो उनका अपना एक तरीका है। लेकिन मैं ये बात करूँगा शहजाद के, देखें, अपोजिशन ने तो अपोजिशन करनी है। पिछले 3.5 साल में क्या हुकूमत ने एक काम भी अच्छा नहीं किया? मेरे भाई, जो बंद घड़ी होती है 24 घंटे में एक वक्त, वो भी सही टाइम बता देती है। तो क्या गवर्नमेंट ने, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत बंद घड़ी है? 3.5 साल में सर आप कह रहे हैं कि हुकूमत बंद घड़ी है, और बंद घड़ी एक दफा नहीं, दिन में 2 दफा सही टाइम दिखा देती है। सर एक दो आप 20 में टोक के ना लोगों को समझ नहीं आने देते कि आप सिर्फ आपकी इस्लाह कर रहा हूं कि बंद घड़ी एक नहीं, दिन में 2 दफा सही वक्त दिखा देती है। थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, अपना तबसरा बाद में कर लें, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। तबसरा नहीं करा, आपकी इस्लाह कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था, मुझे बात फिर से दोबारा शुरू करनी पड़ रही है। नहीं, इस्लाह आप ना करें, आप मेरे उस्ताद नहीं हैं। आप उस्ताद नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं बंद घड़ी दिन में 2 दफा सही वक्त दिखाती है। नहीं, उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। चलिए डॉक्टर साहब फरमाइए। मैं नहीं मानता उसे, लेकिन आप ना मेरी रहनुमाई ना फरमाएं, सवाल करें जो आपका काम है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आपने 3 मिनट ज़ाया किए, मेरे भी और अपने प्रोग्राम के भी, कि मुझे दोबारा वहाँ से शुरू करनी पड़ रही है। आवाम को ये करें शुरू करें जी, कि मैं अपना पॉइंट क्या बिल्ड कर रहा हूँ। मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ अपना पॉइंट? मेरा पॉइंट ये है कि क्या 3.5 साल में हुकूमत ने एक काम भी सही नहीं किया? एक तो किया होगा ना, कई किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी ठीक की है, लेकिन अपोजिशन ने हमारे एक भी काम की तायद नहीं की। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन गवर्नमेंट के सही काम की भी तायद नहीं करती। अपोजिशन करती है, उसका काम है अपोजिशन करना। अगर वो ये कहना शुरू कर दें, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, जो मर्जी आप कहते रहें, अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि जनाब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वो ये समझते हैं कि शायद हम अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे। इसलिए अगर बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं, जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, वो अगर कह रहे हैं जनाब कि उन्होंने सारा कुछ ही गलत किया, पनामा की यार्ड ले रहे हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि फाद साहब वकील भी हैं, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर एक केस अदालत उज़्मा ट्रायल कर रही है तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? हमको अदालत से भागे हैं, सारे सबूत लेके गए हैं, पूरे के पूरे इनके इल्जामात के जवाब दिए हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब लगाते हैं, उसका सबूत इन्होंने नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसके तारिक फजल चौधरी साहब, अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक या एक से ज्यादा अच्छा काम किया है, तो फिर इसका मतलब आप एहतसाब से बरी जमा हो जाते हैं कि पनामा के हवाले से अगर उनको लगता है करप्शन हुई है, बिल्कुल उस पर कोई सवाल ना उठाए, कोई सड़क पे ना निकले। एहतसाब से हम हर जगह पे आंसरेबल हैं, हम अपनी पार्लियामेंट में आंसरेबल हैं, हम हर जगह आंसरेबल हैं, अवाम के सामने आंसरेबल हैं, और पनामा के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े एम्पायर के सामने आंसरेबल हैं। कोर्ट जो है वो इस केस को ट्रायल कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब अपोजिशन पनामा के हवाले से सिर्फ सियासत कर रही है। अगर अपोजिशन ये समझती है कि इनके इस नारे के ऊपर लोग सड़कों पर निकल आएंगे, तो ये निकल के देख लें, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। ठीक है, मैं शैला साहब से पूछूं, साफ होगा। शैला साहब, बार-बार ये कहा गया कि अदालतों से मुझे मायूसी है। हम ये समझते हैं कि अदालतों को भी ये असरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तारिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम सुप्रीम कोर्ट शैला साहब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दें।
शैला साहिबा, बार बार ये कहा गया 4 मुतालबात नहीं पूरे किए गए, तो आज बता देंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा, लेकिन आज तो कुछ नहीं बताया। फिर एक दफा ये कह दिया लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। ये कब आगाज होगा लॉन्ग मार्च का और जलसों का? देखिए शहजाद साहब, पहले राय अम्मा हमवार की जाती है, बात की जाती है। ये नहीं कि आपने कह दिया ये होगा, सबको बिठा लिया, फिर क्या करें। 3 महीने से जब आप ये कह रहे थे लॉन्ग मार्च होगा, तो उस वक्त राय अम्मा नहीं हो रही थी क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल आप ये नहीं समझें। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को पैगाम दिया है, तमाम जिले के सदूर थे, उनसे हाथ लेके पूछा है और बहुत जल्द ये निकलेंगे, वरना फिर आप लोगों को बिठा के क्या करेंगे। इस तरह नहीं होती है सियासत कि आप जो है जल्दी से एक ऐलान कर दें, उसके बाद जल्दी से 3 महीने से बिल्डअप कर रहे थे, 27 तारीख को बड़ा ऐलान होने जा रहा है। तो आप क्या चाह रहे थे कि आज यहाँ से कहें कि सब लोग चल पड़ो रायविंड? नहीं, मैं तो समझा, मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, बदकिस्मती से आप जिस दौर में बड़े हुए हैं, आपने एमआरडी की तहरीक नहीं देखी। आप समझते हैं कि बस ये कि लोग बैठ गए, नाच गाना होने लगा। उसी दौर का हूं, ऑलमोस्ट जिस दौर के बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये नहीं होता। उसी दौर का हूं जिस दौर के बिलावल भुट्टो साहब हैं। बिलावल भुट्टो साहब पिछले 3 महीने से ये कह रहे थे कि 27 तारीख को बता देंगे कि लॉन्ग मार्च का आगाज कब होगा। मैं आपसे हाँ, मैं बिल्कुल, उन्होंने आज ये इंदिया दे दिया और अब वो जाएंगे और बिल्कुल ये होगा। और मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि ये जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हमने कुछ अच्छे काम नहीं किए, आपने किए हैं, लेकिन सारे वो वाले अच्छे काम किए हैं जिसमें आपका कमीशन बहुत अच्छा है। जैसे 162 बिलियन की जो है वो 262 बिलियन तक पहुंच गई आपकी ऑरेंज ट्रेन, उसमें कितना कमीशन है। LNG पे $42 बिलियन का कमीशन है। सस्ती रोटी जो थी वो 34-38 बिलियन की थी। और दानिश स्कूल जो थे वो 34 बिलियन के थे। कहाँ है, किसको मिल रही है? हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं लग सका। कौन है जेल में? कौन जेल है? कौन सा वजीर जेल में? कौन सा वजीर जेल में? डॉक्टर आसिम से आपने 1.5 साल में निचोड़ के कुछ भी नहीं निकाला। और वजीर मजहबी अमूर को हमने अपने दौर में जेल में डाला, लेकिन साथ कुछ नहीं हुआ। 3 साल तक अदालतों ने डाला, सुप्रीम कोर्ट ने डाला। आपने कहाँ डाला? वो सुप्रीम कोर्ट ने डाला। हमारे दौर में थे, आपके दौर में तो तोड़ के निकल गए थे अदालत। आपके दौर में तो अंजुम, आप शायद तारिक फजल थे या कौन थे? आपके दौर में जो आपके वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्हें भी आपने घर भेजा और था। हमारे दौर में वो भी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। अदालतों के काम को आप अपने क्रेडिट में क्यों ले रही हैं? फवाद चौधरी बैठे हुए, जाहिर है उस वक्त की अदालतें जो थी वो सियासी थी। फवाद चौधरी बैठे हैं, ये कहा करते थे उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत भेजा गया। अब मुझे नहीं मालूम क्या राय है। हमारे लिए तो अदालतें वही थी जिनका जिक्र हुआ है हमारे लिए। तो बस, तो फिर इनको समझाएं कि सब कुछ अच्छा नहीं होता। हरी हरी हमें भी नजर आ सकती है, लेकिन हमें जो है वो ये देखना है कि हमें करना क्या है। इस तरह से नहीं चलती हैं तहरीकें। हमने MRD की तहरीक चलाई है, हमने हर दौर में तहरीकें चलाई हैं और हमने ही सारे आमिरों का मुकाबला किया है। अच्छा, एक ब्रेक ले लूं मैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब, जरदारी साहब के पार्लियामेंट में आने से क्या उनको एक यह फायदा भी होगा कि पीपल्स पार्टी का वजन पार्लियामेंट में बढ़ जाएगा? अभी ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब, जबकि वो ज्यादा नहीं आते पार्लियामेंट, लेकिन जब होते हैं तो ओवरशैडो कर देते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब को, और ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी नहीं, PTI जो है वो मेन ऑपोजिशन पार्टी है। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट का अपना वज़न ही कोई नहीं है। डिसफंक्शनैलिटी जो हमारे सिस्टम में है उसकी बड़ी वजह भी यह है कि हमारे जो वज़ीर साहबान हैं, जो जमहूरियत का सबक हमें पढ़ाते हैं, उनकी जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बनना और वज़ीर बनने तक है। पार्लियामेंट की फंक्शनैलिटी का ये आलम है कि 110 मेंबरान PMLN के जो हैं उन्होंने 3.5-4 साल में एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आने की जहमत ही नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से ना अपोजिशन को कोई फेथ है सिस्टम के ऊपर, ना ही हुकूमत वहाँ पर कभी को डिलीवर करती है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट मुकम्मल हुए हैं। आर्टिकल 148 कहता है शेल होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। जिस दिन 1 साल लगा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में और मुकम्मल होते, जिस दिन मुकम्मल हुआ डिप्टी कमिश्नर सिस्टम पंजाब में बहाल कर दिया। सो जो डिसफंक्शनैलिटी, ये जो हम जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, ये सिर्फ उन शिकों तक महदूद है जो वज़ीर आज़म बनाती हैं,
वज़ीर आला बनाती हैं, वज़ीर बनाती हैं। उसके बाद के आइन को जो लोगों को जो हक देते हैं, जो लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करता है, ना उसके आइन में वज़ीर आज़म इंटरेस्टेड है, ना उनकी पार्टी इंटरेस्टेड है, ना उनके वज़रा इंटरेस्टेड है। सिर्फ इनको ये गर्ज है कि जो बजट मंजूर हो इनको पैसे मिले, ये उन पैसों से। लेकिन फवाद साहब अगर ये नहीं करते तो कम से कम इमरान खान साहब तो पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज उठा सकते हैं, बजाय इसके कि वो शाह महमूद और दूसरे मेंबरान पर डिपेंड करें। वो खुद जाएं, पीआईए का इशू उठाएं, ये जो चौधरी निसार साहब के खिलाफ रिपोर्ट आई उस पर खुद जाके इमरान खान से बात करें। पार्लियामेंट के जब तक पार्लियामेंट की अहमियत को वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट तस्लीम नहीं करती है, हो नहीं सकती है कि कोई भी अपोजिशन करे, क्योंकि अपोजिशन की स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। हमारी जो पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है वो लोग हैं जो सड़कों गलियों के में हैं, मोहल्लों में है। हम अपने लोगों के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट जिसकी स्ट्रेंथ है उसको वो इस्तेमाल करें। चले, ये तो पार्लियामेंट के हवाले से हो गया, लेकिन आप समझते हैं कि जरदारी साहब के, बिलावल साहब के आने से जो बड़ी इस वक्त एक जो तासुर है कि पीटीआई ज्यादा मजबूत ऑपोजिशन पार्टी है, वो तासुर खत्म होकर पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी बन जाएगी ऑपोजिशन? देखें, बड़ी माजरत के साथ पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन है वो पार्लियामेंट से नहीं होती है, लोगों से होती है। जो लोग आज पीटीआई एक नेशनल पार्टी है, चारों सूबों की जंजीर आज पीटीआई है। केपी में मुकाबला है पीटीआई का एएनपी से, जेयूआई से, पंजाब में पीएमएलएन से, सिंध में पीपल्स पार्टी से। ये जो पीएमएलएन है ये पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी जो है वो खैरपुर, सखर और लड़काना की पार्टी है। नेशनल पार्टी तो कोई रह नहीं गई है ना। पीपल्स पार्टी अलावा सिवाय इसके कि पीटीआई के, और पीटीआई जो है वो चारों सूबों में इलेक्शन लड़ रही है, तो अपोजिशन पीटीआई है या कोई और है? सो पीटीआई। तो वैसे अगर आप सिंध में या कराची में जमानत जब्त होकर इलेक्शन लड़ना कहते हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रनर अप पार्टी है। बड़े सूबों में हुकूमत है। शहजाद जरा आप तबसरा सुने कि जिस पार्टी की दो बड़े सूबों में हुकूमत है, आबादी के लिहाज से पंजाब, रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान और मरकज में हुकूमत है, वो रीजनल पार्टी है, वो कराची से ये सारे सूबों की जंजीर बन गए हैं। फेजेस आती है, मैं मानता हूं कि फेजेस आती हैं, लेकिन ये नहीं है कि 2013 में अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद नीचे ही गए, कराची हो या सिंध हो। 10,000 वोट ले, पीटीआई ही वो वाहिद पार्टी है जो कि चारों सूबों की बात करती है, पाकिस्तान की बात कर रही है। और ये वो पार्टी है जो इस वक्त में पीपल्स पार्टी जिस तरह से चारों सूबों की बात करती थी, अब सिर्फ पीटीआई बात करती है। सही जी। टॉक साहब क्या फरमा रहे थे आप? मैं ये गुजारिश कर रहा था कि फाज साहब जो बात फरमा रहे हैं कि पीटीआई चारों सूबों की पार्टी बन गई है, जिसकी अपनी हुकूमत जो है वो एक सूबे में है, और वो भी अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरहून मिन्नत है। अगर हम उस वक्त अलाइंस करते मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो इस सूबे में भी इनकी हुकूमत नहीं आती। ये तो जिस तरह उसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने इनको हुकूमत इसलिए बनाने दी कि लोग इनका असल चेहरा देख सकें कि तब्दीली का नारा क्या है और असल तब्दीली क्या है। और हमारी पार्टी की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के उस सूबे में है जिसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान की आबादी है, उस सूबे में भी है जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा है, और मरकज़ में भी है। तो हम इनसे छोटी पार्टी हैं, ये हमसे बड़ी पार्टी हैं। तो यानी मैं इन तज्जिए को मैं कहूँगा कि सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तज्जिया हमारे भाई ने फरमाया है, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ लेकिन डॉक्टर साहब ये जरा इस बात का जवाब दे दें कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है, ना वजीर आजम उसको कोई हैसियत देते हैं, ना कैबिनेट में जो वजीर हैं वो आके उसको कोई अहमियत देते हैं। इसकी वजह क्या है? बात तो उनकी दुरुस्त है, आप अटेंडेंस निकाल के देख लें, हर दफा एहतजाज होता है, ना वजीर होता है जवाब देने के लिए, ना वजीर आजम होते हैं। जी, जहाँ तक देखें गुजारिश है जी कि जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम तो पार्लियामेंट को ही वो फोरम समझते हैं जिससे पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, और उसके मुताबिक हम पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और पार्लियामेंट को ही तो हम क्यों नहीं अपना और पाकिस्तान के अवाम का निजात दहिंदा समझते हैं। आप नहीं आते मेरे भाई। जो अपोजिशन पार्लियामेंट को ये कहे कि पार्लियामेंट जो है ये जाली, पार्लियामेंट में लाना है, वो जमात ये कह रही है कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है। आज तो चूंकि फवाद साहब खुद भी बड़े एंकर हैं तो बड़ा मोड़ तोड़ के और भी खूबसूरती से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इनके वो लोग जो इनका असल चेहरा है पीटीआई का, वो तो कहते हैं जनाब कि पार्लियामेंट में लाना, तो पार्लियामेंट तो हाई जाली। तो आप अपोजिशन पार्लियामेंट लानते भेजें और उसके बाद पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है, फिर अंग्रेजी भी बोलें, बड़े मज़े की बात है ये। और भाई पार्लियामेंट हुकूमत अपोजिशन का मिलाप होती है। हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप वहाँ पे आए, हमें चैलेंज करें, हमसे आप जवाब लें, हम आपको जवाब दें। आप धरनों के ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे जरा शैला रज़ा साहब से एक लास्ट कमेंट ले लें। अगर आप ये करेंगे तो पार्लियामेंट आपके खाते में है क्या? आप पार्लियामेंट को समझते क्या नहीं ला रहे? शैला साहिबा, सर वज़ीर आज़म क्यों नहीं तशरीफ ला रहे? बता दें ना, पहले ये तो बताएं। कोई आता ही नहीं,
और ना इमरान खान साहब तशरीफ लाते वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं आते इसलिए वजीर आजम नहीं आते। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम नहीं आते इसलिए इमरान खान नहीं आते। शरीफ साहब को ले आए, मैं इमरान खान साहब की मिन्नत करके ले आऊंगा। इनकी बातों का यही जवाब हो सकता है। अच्छा शैला साहब इन दोनों बातों का जवाब दे दें। एक तो फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक हफ्ते ऑपोजिशन में होती है, अगले हफ्ते हुकूमत के साथ बैठी हुई होती है, और दूसरा ये भी फरमा रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी वो 4 सूबों की पार्टी नहीं, एक सब रीजनल पार्टी बन के रह गई है। अब देखें, फवाद साहब ने जो बात की है उनके सारे जवाबात उन्हीं की बात में थे। अब इमरान खान साहब की 7% पार्लियामेंट में अटेंडेंस है और नवाज शरीफ की 5%। हम पार्लिमानी पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म जो थे चाह रहे थे कि पार्लियामेंट उज़ूए मुअत्तल हो जाए, इमरान खान ने उसकी बिसात पे खेल गए और जिस तरह वो चाह रहे थे कि वो जलसे कर करके झूठी बातें करते रहें और उनके वकील ने कहा भी कि वो तो एक काम सी बात थी, तो वो इसी तरह हुकूमत चलाते रहे, लेकिन हमने मजबूर किया और पार्लियामेंट के तकद्दुस को रखा। अब जहाँ तक बात है कि हम अगर ऑपोजिशन नहीं हैं तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या कहूँ, जिन्होंने कहा कि TOR बनाने में बड़ा ज़बरदस्त किरदार है, एहतिसाब बिल बनाने में बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। और फिर मुझे ये भी याद है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि जब ये डिसाइड हुआ कि शैला साहब आप समझ के ऑपोजिशन पार्टी है पीपल्स पार्टी, शाह महमूद कुरैशी साहब TORs पे रोल तस्लीम कर चुके हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।